हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये दृष्टि करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कल अपलोड कर दिया गया था, वो गति आपको शक्ति हमारे चैनल पे विश्वविद्यालय मिल जाएगा। वर्तमान में देश अगर के वीडियो परिवहन पसंद क्षेत्र, आता है तो ट्रांसपोर्ट प्लीज़ सेक्टर में वीडियो हो को रहे लाइक करें और बदलाव एवं चैनल को ज्ञान के भंडार सब्सक्राइब के निर्माण, और शेयर अनुसंधान जरूर कार्य करें। के संचालन, तो चलिए सर्वोत्तम कार्य बिना देरी प्रणाली को किए हुए तैयार करने, शुरुआत करते कौशल हैं। विकास को सुनिश्चित करने, ये जो क्षमता निर्माण दृष्टि की दिशा करंट में कार्य अफेयर्स है करने पूरा और सीरीज परिवहन क्षेत्र कराया को सुगम जाएगा, बनाने हेतु आप लोग एक निश्चिंत रहिए। संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। स्मरणीय तथ्य: 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। ध्यातव्य है कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिसंबर 2022 में एनआरटीआई को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में, साथ ही विश्वविद्यालय बाहर से भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निबंधित है। यह परिवहन संबंधित क्षेत्र, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विकसित विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति। 16 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 788 सदस्य थे। स्मरणीय तथ्य: 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्कल कुमार सिंह द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु राज्यसभा गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट आल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। जगदीप धनखड़ का संक्षिप्त परिचय। जन्म इनका 18 मई 1951 को हुआ था। जन्म स्थान गांव किथाना, झुंझुनू जिला, राजस्थान में। वर्ष 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव जीते। वर्ष 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। वर्ष 1993 से 98 हेतु किसानगढ़ विधानसभा सीट अजमेर से राजस्थान विधानसभा चुनाव जीते। वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु चुनाव पूर्व से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इस पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया। राज्यपाल थे। इस पर उन्होंने 30 जुलाई बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन की मिशन की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण जल घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल, हर घर जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। स्मरणीय तथ्य: 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश
जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब तक राज्य में जो था वो गोवा के 2, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22 एवं हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुडुचेरी के 2, पंजाब के 23 एवं तमिलनाडु के 1 जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर के सभी 254 गांव के 1,01,905 ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी 254 गांव में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया। सभी 254 गांव में ग्राम जल और स्वच्छता समिति, विलेज वाटर एंड स्टेशन कमेटी BWSC का गठन किया गया। राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों को 100% जल कनेक्टिविटी प्रदान की। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के सभी घरों में 100% जल नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई। अब तक उत्तर प्रदेश 37.7% घरों की जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। 18 अगस्त 2022 को गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही दादर, नागर हवेली और दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। राज्य में जो है वो गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में दादर, नागर हवेली और दमन दीव को हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। गोवा एवं दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के सभी जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों एवं गांवों आदि में नल के पानी की आपूर्ति 100% की जा चुकी है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 आयोग नीति ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया गया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। इस सूचकांक को निम्न 2 आयामों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। पहला, इनेबलर्स। इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा जाता है। इसके अंतर्गत निम्न 5 स्तंभ शामिल हैं: मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। दूसरा है प्रदर्शन। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम, रिजल्ट और आउटपुट को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। इसमें शामिल प्रदर्शन संबंधी 2 स्तंभ हैं: ज्ञान निर्गत, ज्ञान प्रसार। उपयुक्त 7 स्तंभों कुल 66 संकेतकों पर आधारित है। स्पष्ट है कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 66 संकेतक के तहत 50 एवं परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेतक शामिल हैं। इनेबलर्स तथा प्रदर्शन, इन दोनों पैमानों में किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त स्कोर के औसत आधार पर उसके समग्र नवाचार स्कोर की गणना की जाती है। स्मरणीय तथ्य: 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत का सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक का 3य संस्करण है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस IFC इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला, बड़े राज्य। दूसरा है उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स। केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक स्कोर 18.01 प्रथम स्थान पर तथा छत्तीसगढ़ स्कोर 10.97 अंतिम 17वें स्थान पर है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में मणिपुर स्कोर
19.37 का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पर है, जबकि नागालैंड स्कोर 11.00 का अंतिम 10वां स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश में शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ स्कोर 27.88 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लद्दाख को 5.91 को अंतिम व 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 5 बड़े राज्य। पहला है कर्नाटक 18.01 स्कोर के साथ, दूसरा तेलंगाना 17.66 स्कोर के साथ, तीसरा है हरियाणा 16.35 स्कोर के साथ, चौथा महाराष्ट्र 16.06 स्कोर के साथ, पांचवा है तमिलनाडु 15.69 स्कोर के साथ। भारत नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 5 उत्तरी पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य। पहला है मणिपुर 19.37, दूसरा उत्तराखंड 17.67 स्कोर के साथ, तीसरा है मेघालय 16 स्कोर के साथ, चौथा है अरुणाचल प्रदेश 15.46 स्कोर के साथ, पांचवा है हिमाचल प्रदेश 14.62 स्कोर के साथ। भारत नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। चंडीगढ़ 27.88 स्कोर के साथ पहले स्थान पे है, दूसरे पे है दिल्ली जिसका स्कोर है 27, तीसरे पे है अंडमान निकोबार जिसका स्कोर है 17.29, चौथे पे है पुडुचेरी जिसका स्कोर है 15.88, गोवा है 5वें नंबर पे जिसका स्कोर है 14.93। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है जिसका स्कोर है 14.22, जबकि पिछले वर्ष इसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। पिछले साल इसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि ये 2021 का है तो 2020 में इसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इसका जो स्कोर है इस साल का 14.22 है और ये इस साल 7वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 51,225 रुपये 2019 और 20 में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 21 वाला और 22 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी देख लेते हैं। 2015 में 31.7 स्कोर के साथ 81वें रैंक पे, जिसमें देशों की संख्या कुल 141 थी। 2016 में 33.6 स्कोर के साथ रैंक जो था वो 66 था और इसमें देशों की संख्या 128 थी। 2017 में 35.5 स्कोर के साथ 60वां रैंक हासिल किया और इसमें कुल देशों की संख्या 127 थी। 2018 में 35.2 स्कोर के साथ 57वां रैंक प्राप्त किया 126 देशों में। 2019 में 36.58 रैंक 52 129 देश। 2020 में 35.6 रैंक 48 131 देश। 2021 में 36.4 46वें स्थान पर और इसमें देशों की संख्या थी 132। 2022 में 36.6 40वें स्थान पर और इसमें देशों की संख्या है वो 132 है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित बिजली के सर्वांगीण विकास हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया। स्मरणीय तथ्य 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विदित हो कि प्रधानमंत्री 19 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया। इसकी कुल अनुमानित लंबाई 296.2070 किलोमीटर है। गौरतलब है कि इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विकसित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतपुर के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुर्दुल के निकट है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों यथा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। एक बार और देख लीजिए, यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों यथा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे संखेड़ा पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बगेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ज्ञातव्य है कि 14 लेन वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2022। नेक्स्ट टॉपिक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में शुरुआत हुई थी इसकी। यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 7वां संस्करण है। इसमें 4 श्रेणियां नामतः समग्र कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। पहला है शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, टेक्निक, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम। चौथा है पहुंच एवं समवेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। पांचवा है बोथ प्रोरिप्शन। स्मरणीय तथ्य 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। संस्थान दिया है, शहर दिया है, स्कोर दिया है, रैंक दिया है। पहले रैंक पे है IIT मद्रास शहर, ये जहाँ पे है वो चेन्नई है और इसका जो स्कोर रहा है वो 87.59 रहा है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है और इसका जो स्कोर है वो 83.57 है। तीसरे स्थान पे है IIT बॉम्बे, इसका स्कोर जो है वो 82.35 है और ये मुंबई में स्थित है। चौथा जो है वो IIT दिल्ली है और ये नई दिल्ली में है, इसका जो स्कोर है वो 82.22 है। पांचवा है IIT कानपुर जो कि कानपुर में पड़ता है और इसका स्कोर है 77.83। छठवें स्थान पे है IIT खड़गपुर जो कि खड़गपुर में पड़ता है, जिसका स्कोर 75.94 रहा। सातवें स्थान पे है IIT रुड़की जो कि रुड़की में पड़ता है, इसका स्कोर है 71.48। आठवां है IIT गुवाहाटी जो कि गुवाहाटी में पड़ता है और इसका स्कोर है 69.75। नौवां है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो नई दिल्ली में पड़ता है, इसका स्कोर है 69.57।
10वें स्थान पे है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि है नई दिल्ली में, और इसका जो स्कोर है 67.25। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से रैंक पे है और किस शहर में है। तो पहले पे आईआईटी मद्रास, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे, चौथे पे आईआईटी दिल्ली, पांचवें पे आईआईटी कानपुर, छठवें पे आईआईटी खड़गपुर, सातवें पे आईआईटी रुड़की, आठवें पे आईआईटी गुवाहाटी और नौवें पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये भी आप भूल सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में है। अब उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, वो पूरे भारत का था। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान, आईआईटी कानपुर जो है वो 5वें स्थान पे है। कानपुर 77.83। टॉप 10 में आईआईटी कानपुर शामिल है, याद रखिएगा 5वें स्थान पे है, और जो कानपुर में स्थित है, जिसका स्कोर है 77.83। उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में पड़ता है, इसका स्कोर है 64.81। 19वें नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पड़ता है, और इसका स्कोर है 59.86। 29वें स्थान पे पड़ता है आईआईटी बीएचयू वाराणसी, 55.85 स्कोर। 42वें एमटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, 51.07। 75वें स्थान पे है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, 47वें स्कोर के साथ। 78वें पे है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में पड़ता है, 46.39 अंक के साथ, स्कोर के साथ। 94वें स्थान पे है शिवनाडर विश्वविद्यालय, जो कि पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में, और इसका स्कोर है 44.94। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आईआईटी कानपुर है, जिसका स्कोर है 77.83, और जो पड़ता है कानपुर में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉप 10 में शामिल है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली को द्वितीय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले पे है बेंगलुरु, दूसरे पे है जवाहरलाल नेहरू, तीसरे पे है जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को काले श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः आईआईटी मद्रास एवं आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। प्रबंधन विषयक में आईआईएम अहमदाबाद को प्रथम और आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तुकला विषय में शीर्ष 3 संस्थान आईआईटी रुड़की, एनआईटी कालीकट केरल तथा आईटी खड़गपुर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली को, जो कि नई दिल्ली में, तथा द्वितीय स्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि कानून विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु को स्थान प्राप्त हुआ है। एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए देश में भूखमरी से निपटने एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि राज्यों में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा आवश्यकता महसूस की गई जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलों की दक्षता एवं प्रभाव का मापन कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया, जो एसडीजी फर्स्ट गरीबी की समाप्ति, एसडीजी 2 शून्य भूखमरी, एसडीजी 3 जो है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, एसडीजी 5 लैंगिक समानता से संरेखित है। स्मरणीय तथ्य 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया विषयों पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए
के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया। यह इस सूचकांक का पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर। उड़ीसा जो है वो 0.836 स्कोर के साथ पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे है। आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे है। गुजरात जो है वो चौथे स्थान पे है 0.790 स्कोर के साथ। दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव 0.787 स्कोर के साथ पाँचवें स्थान पे है। अंतिम पाँच राज्य में गोवा 0.631 स्कोर के साथ 20वें स्थान पे, छत्तीसगढ़ 0.654 स्कोर के साथ 19वें स्थान पे, दिल्ली 0.658 स्कोर के साथ 18वें स्थान पे, हरियाणा 0.661 स्कोर के साथ 17वें स्थान पे, पंजाब जो है वो 0.65 स्कोर के साथ 16वें स्थान पे है। नोट: दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीवों को दोनों श्रेणियों यथा शहरी क्षेत्रों हेतु डीबीटी नगद हस्तांतरण श्रेणी और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी श्रेणी में शामिल किया गया है। सामान्यतः श्रेणी के अंतर्गत बिहार राज्य ने 0.783 स्कोर के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। 0.75 स्कोर के साथ झारखंड ने 10वां स्थान हासिल किया है। विशेष श्रेणियों पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य तथा द्वीपीय क्षेत्र से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर। त्रिपुरा का स्कोर जो है वो 0.78 है और पहले स्थान पे है। हिमाचल प्रदेश जो है वो 0.758 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे है। सिक्किम का तीसरा स्थान है और इसका जो रैंक है वो 0.710 है। नागालैंड चौथे स्थान पे है और इसका जो स्कोर है वो 0.648 है। उत्तराखंड जो है वो 5वें स्थान पे है, इसका स्कोर 0.637 है। उड़ीसा पहले स्थान पे इतने स्कोर के साथ। उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो 0.797 है, दूसरे स्थान पे है। आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे, गुजरात चौथे स्थान पे, त्रिपुरा 5वें स्थान पे। स्कोर इतना मायने नहीं रखता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का अच्छे से देख लीजिए। अगर देखना है तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 ये 5 जुलाई 2013 को प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। अतः प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल 3 रुपये किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपया किलोग्राम दर से प्राप्त करेंगे। 16वां राष्ट्रपति चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 62 के प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक आदर्श नमूना है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं सहित 77वें संविधान संशोधन 1992 से 1 जून 1995 से लागू है के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 1 जून 1995 से लागू हुआ, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। संविधान अनुच्छेद 53 क्लोज 3 के तहत, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्राप्त होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। स्मरणीय तथ्य: संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। भारत के नए राष्ट्रपति
व्यक्ति के रूप में 15वें निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी का निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 2 वैध प्रत्याशी की ही चुनाव मतदान में थे। पहला झारखंड की मुर्मू राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, दूसरे केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। ध्यातव्य है कि द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्षी दल यूनाइटेड ऑपोजिशन द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। 18 जुलाई 2022 को हुए मतदान में अर्हक कुल 4796 मत 4796 मतदाताओं, 771 सांसद एवं 4025 विधेयक में से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.3% मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू का परिचय देख लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं फिलहाल। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यह संथाल जनजाति से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किस जनजाति से हैं, तो ये संथाल जनजाति से हैं तथा जनजाति समूह से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। पहली महिला नहीं, ये पहली व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा 64 वर्षीय व्यक्ति हैं। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वे वर्ष 2015 से 2021 तक के झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 2000 से 2004 के मध्य उड़ीसा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुकी हैं। उड़ीसा सरकार में इनके द्वारा सुशोभित पदों का विवरण निम्नवत है। वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2022 तक थीं। मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं 6 अगस्त 2022 से 16 मई 2004। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये संथाल जनजाति से थी और ये राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला नहीं, पहली व्यक्ति थी जो राष्ट्रपति समुदाय से संबंधित हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं और ये युवा 64 वर्षीय। नेक्स्ट टॉपिक है पुल्लुमपारा, देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत। डीजी पुल्लुमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल की सरकार ने की थी। यह योजना पुल्लुमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसे कुटुंबश्री स्वयं सेवा के 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से संचालित किया गया। इसके तहत डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों की पहचान करके उन्हें डिजिटल उपकरणों का उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया। स्मरणीय तथ्य, हाल ही में पुल्लुमपारा को देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में की। यह ग्राम पंचायत केरल तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई। देश का एकमात्र राज्य बन गया है केरल। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2022 में भारत राज्य के दूरसंचार विभाग के FON लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया।
केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट सेवा को मूलभूत अधिकार बेसिक राइट घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को स्वीकृति प्रदान की थी। केरल सवारी। उल्लेखनीय है कि केरल सवारी सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऑनलाइन टैक्सी है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी है। नेक्स्ट है अग्निपथ, एक नई भर्ती योजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की भर्ती हेतु एक नई योजना नामतः अग्निपथ योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा बल सुधार बिगेस्ट डिफेंस मैन पावर रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है। यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्षों के सेवा काल हेतु सेवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युइटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। स्मरणीय तथ्य 12 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के 3 अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के क्रमशः जवानों, वायु सैनिकों तथा नाविकों सैनिकों के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूद अलग अलग प्रक्रियाएं चलेंगी। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। योजना के तहत 17 साल 6 महीने वर्ष से 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई थी। ध्यातव्य है कि भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अग्निवीर की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंकिंग होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों को अस्थायी नामांकन हेतु आवेदन अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर 4 वर्षों की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंड के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। अग्निपथ योजना को रक्षा बजट के बोझ को कम करने और उभरते हुए खतरों से निपटने में देश की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया जाएगा। इस नई रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। अग्निवीरों को 3 सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुक्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। यह सेवा निधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत दिव्यांगों की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से अलग होगी। सेवा निधि 11.71 लाख रुपए को आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को ग्रेच्युइटी एवं पेंशन संबंधी लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन। नवंबर 2021 में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की। इसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। यह योजना विषय वस्तु आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र में संलग्न पेशेवरों की क्षमता शक्ति का लाभ उठाएगी। भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा मतदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट पैकेज ट्रेन होंगी। ये ट्रेनें किसी विषय स्टेशन से प्रारंभ होंगी और ऐसे रूटीन से गुजरेंगे जिसमें कुछ पर्यटक गंतव्य शामिल होंगे। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। स्मरणीय तथ्य 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया। इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन जून
14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन है। साउथ स्टार रेलिया पंजीकृत सेवा प्रदाता है, जिसके द्वारा इससे भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य यात्रा का संचालित किया गया। यह कोयम्बटूर स्थित पंजीकृत कंपनी है। 21 जून 2022 को भारत गौरव ट्रेन पर्यटक ट्रेन को सफरदंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। रामायण सर्किट पर इस ट्रेन के संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर, नेपाल को कवर किया जाएगा। 21 मार्च 2023 को दिल्ली सफरजंग रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु भारत गौरव ट्रेनों को रवाना किया गया। पर्यटन से संबंधित अन्य योजना स्वदेश दर्शन योजना 2014 से 15, प्रसाद योजना 2014 से 15, देखो अपना देश पहल 2020। NHAI सड़क का निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई लगभग 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। यह सूचकांक पिछले वित्तीय वर्षों में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने में समग्र प्रदर्शन पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया था। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के निम्न 5 मानकों के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को नामांकित किया जाता है। पहला है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, दूसरा अनुपालन, तीसरा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, चौथा खाद्य प्रशिक्षण आधारभूत संरचना और निगरानी, पांचवा उपभोक्ता सशक्तिकरण। इस सूचकांक के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष बड़े राज्य: पहला है तमिलनाडु, जिसका कुल अंक है 82, दूसरे पे है गुजरात जिसका अंक है 77.5, तीसरे पे है महाराष्ट्र जिसका अंक है 70, चौथे पे है हिमाचल प्रदेश जिसका अंक है 65.5, पांचवें पे है पश्चिम बंगाल जिसका अंक है 58.5, पांचवें पे है मध्य प्रदेश जिसका स्कोर है 58.5। ये छोटे राज्यों की तालिका है। पहले पे है गोवा जिसका अंक है 56, दूसरे पे मणिपुर स्कोर 44, तीसरे पे सिक्किम स्कोर 40, चौथे पे त्रिपुरा स्कोर 38.5, पांचवें पे मेघालय स्कोर है 38। छोटे राज्य की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान 8वें स्थान पे है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पे 38.5 अंक के साथ, दूसरे पे है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 66 अंक के साथ, तीसरे पे है चंडीगढ़ 58 अंक के साथ। इस श्रेणी में कुल 16 अंकों के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान 8वें स्थान पर है। राष्ट्रीय खेल नीति 2022 एयर स्पोर्ट्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल है। इनमें एयर रेसिंग, एयरोबेटिक्स, एयरो मॉडलिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और स्काई गाइडिंग आदि खेल शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य 17 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत एक सुरक्षित, सस्ता, सुखद एवं अस्थायी वायु खेल परितंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ब्लू ड्यूक सिक्किम राज्य की तितली प्राकृतिक संरक्षण की दूत है और ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक है जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती हैं। सिक्किम में राज्य के नागरिकों के बीच तितलियों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित करने हेतु नामित किया। ये 2 प्रजातियां हैं ब्लू ड्यूक और कृष्णा पिकॉक। हिमालयी ब्लू ड्यूक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित है। स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत भारत में संरक्षित है। अन्य राज्यों की राज्य तितलियां
महाराष्ट्र में ब्लू मार्मन, तमिलनाडु तमिल योमेन, उत्तराखंड कॉमन पीकॉक, कर्नाटक सह्याद्री बर्ड विंग, केरल मालाबार मांडेड पीकॉक या बुद्धा मयूरी, अरुणाचल केसर ए हिंद, गोवा मालाबार ट्री ट्रिम्स। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। केरल स्थित कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 MWP मेगावाट्स पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिषद के निकट 45 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सौर पैनल लगाए गए। ज्ञातव्य है कि कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षर 12 जुलाई 2022 को असम एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तथा अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किया। यह घोषणा पत्र नागासाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनीकृत करना है। स्मरणीय तथ्य खाद्य सद्य समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच विवादित गांवों की संख्या 123 को घटाकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।